तो जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, whenever there is relative motion between a source of sound and an observer, जो भी आवाज उस तक पहुंचता है ऑब्जर्वर तक, वो एक्चुअल आवाज से अलग होता है। या तो वो एक्चुअल से ज्यादा होता है या फिर वो एक्चुअल से कम होता है। बेसिकली पॉइंट इज, जब कोई चीज अपनी तरफ आ रही है तो नंबर ऑफ वेव्स रीचिंग द ईयर, इट विल बी मोर, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, नंबर ऑफ वेव्स रीचिंग इज इंक्रीजिंग, सो फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग। सिमिलरली जब वही चीज अपने से दूर जा रही है तो जैसे जैसे दूर जाएगा, नंबर ऑफ वेव्स रीचिंग द ईयर विल डिक्रीज एंड देयरफॉर द फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। सो व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन का मतलब होता है दोनों में से एक, कम से कम एक तो मूविंग होना ही चाहिए। दोनों मूविंग होगा तो भी चलेगा, बट दोनों कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं हो सकते। दे करेक्ट पुनीत। सो इफ अ कार इज कमिंग टुवर्ड्स अस, जैसे वो जोर जोर से हॉर्न बजाएगा, बढ़ता है, दूर जाएगा तो वही आवाज अपने को कम सुनाई देता है। परफेक्ट। तो इसका भी स्टोरी ऐसा ही कुछ है। डॉपलर साहब अपने बैठे थे रेलवे स्टेशन पे, अपने किसी दूसरे फ्रेंड साइंटिस्ट कॉलीग को लेने गए हुए थे। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब भी कोई क्या बोलते हैं उसको, ट्रेन जब उनकी तरफ आती थी तो उसका जो विसल होता था या जो हॉर्न ब्लो किया जा रहा था, उसकी आवाज बढ़ती थी, और वही ट्रेन जब उनके पास से गुजर जाती थी, दूर चली जाती थी, तो उसकी जो आवाज थी वो कम हो जाती थी। तो इस वजह से बैठे बैठे उनको ये कॉन्सेप्ट सूझा एंड इसीलिए इसका नाम पड़ गया डॉपलर्स इफेक्ट। अब ये बहुत पुराना है, ये 1842 का है ये। सो दिस इज 1842। तो बहुत पहले उन्होंने ये चीज ढूंढ लिया। चले, इसमें अब हमको पढ़ना है और अलग अलग केसेस को हम लोग डील करेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज है और कैसे हम इसको डील करेंगे। शाबाश पुनीत। ओके भारती जी, अभी ठीक है? अभी बराबर से दिखाई दे रहा है? नहीं? अच्छा, बोर्ड थोड़ा ब्लर है, भी ठीक है। Okay, so let's come to the terms that are going to be involved or utilized over here. N या फिर N0, इसको हम बोलते हैं ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। जो भी सोर्स प्रोड्यूस करता है उसका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इज N या N0। नेक्स्ट इज अपैरेंट फ्रीक्वेंसी। अब जब हम अपैरेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, अपैरेंट फ्रीक्वेंसी is that increased or decreased value of frequency other than the original, या तो बढ़ के मिलेगा या फिर कम होके मिलेगा। Then we have the velocity of sound, basically it's the sound which is traveling। Then VL या VO, it stands for velocity of listener or the velocity of, and VS is the velocity of the source। VL listener के लिए, VO observer के लिए, और VS हो गया हमारा सोर्स। ठीक है, तो ये हमारे टर्म्स हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा बेसिक लेवल का मैथमेटिक्स इन्वॉल्व्ड रहेगा। आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, जस्ट ट्राई टू आंसर देम, देन वी विल गो अहेड, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे जाएंगे। ठीक है, चलिए, वी विल हैव द डिफरेंट केसेस शॉर्टलिस्टेड हियर। केस 1, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है। सो वी आर हैविंग द सोर्स
which is moving towards the observer. Situation 2. Source is moving away from the stationary observer. तो पहले दो केसेस में ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, हु इज मूविंग, द सोर्स इज मूविंग. चलिए अब अगला दो केसेस देखिए. इसमें सोर्स को स्टेशनरी रखेंगे, सोर्स मूव नहीं हो रहा है, ऑब्जर्वर is moving. So observer is moving towards the source, observer is moving away from the source. ठीक है, 4 केसेस हो गया. अब 2 केसेस इनकी कॉम्बिनेशन के रहेंगे. तो क्या है इनकी कॉम्बिनेशन? ये देखो, इसको कंबाइन करो तो वी कैन से बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर. ये दोनों केसेस को कंबाइन करो, बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. सी बेसिकली हम यहाँ पर फॉर्मूला बनाना सीख रहे हैं. आपको ये रटना नहीं है, आपको ये समझना है. अगर समझ के करोगे तो कभी भी गड़बड़ नहीं होगा. रट्टा मारने का कोशिश करोगे, कोई भी केस में थोड़ा भी कंफ्यूज हो गए तो अटक जाओगे. तो लेट्स फर्स्ट फॉर्म द बेसिक ऑफ दैट थिंग. तो हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है एन डैश या एन ए. हमको अपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है. तो हर बार हमारा एम सेम ही है. वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी. ओके, अब एक चीज जो आपको ये याद ही रखना पड़ेगा कि न्यूमरेटर इज फॉर ऑब्जर्वर, डिनोमिनेटर इज फॉर द सोर्स. न्यूमरेटर ऑब्जर्वर का, डिनोमिनेटर सोर्स का. न्यूमरेटर ऑब्जर्वर, डिनोमिनेटर सोर्स. तो ये चीज आपको दिमाग में सेट करके रखना पड़ेगा कि जब हम लिखेंगे तो ऑब्जर्वर इज इन द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में सोर्स. अब आइए थोड़ा सा मैथमेटिकल बातें कर लेते हैं. इस केस में when the source is moving towards the observer, can you think and tell me NA का वैल्यू N से बड़ा होगा कि छोटा होगा? करेक्ट है भारती? वेरी गुड विशाल. करेक्ट गौरी. फिर से सुनिए, जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव हो रहा है तो ये जो आपको NA मिलेगा, ये NA N से ज्यादा है कि कम है? हरिंदर, एक गाड़ी मेरी तरफ आ रही है, मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं खड़ा हुआ हूं, कोई कार मेरी तरफ आ रही है, तो उसकी जो हॉर्न होगी या उसकी जो आवाज होगी वो मुझे ज्यादा सुनाई देगी कि कम सुनाई देगी? तो वही तो हो रहा है ना दोस्त, वही तो केस है. सोर्स मतलब जहां से साउंड आ रहा है वो. कार मेरी तरफ आ रही है, अपन स्टेशन पे खड़े हैं, ट्रेन आ रही है अपनी तरफ, तो ये जो सारे केसेस हैं ये है सोर्स मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर,
यहाँ पर Na बड़ा, इस केस में बताओ क्या होगा, Na बड़ा की छोटा? Na बड़ा, करेक्ट। अभी सोर्स अपने जगह पर है। ये कैसा है कि समझो एक बिल्डिंग है, वहां पे घंटी बज रही है, स्कूल है, स्कूल में घंटी बज रही है, आप स्कूल की तरफ अगर जा रहे हो तो आपको वो घंटी जोर जोर से सुनाई देगी। अगर आप स्कूल से दूर जा रहे हो तो आपको वो घंटी कम होते हुए सुनाई देगी। या कोई टावर है, टावर में सायरन बज रहा है, यस, यहाँ पर सोर्स स्टेडी है, ऑब्जर्वर मूव हो रहा है। जिसको आपने एरो दिखाया है वो मूव हो रहा है, दूसरा वाला कांस्टेंट है, दूसरा वाला स्टेडी है, दूसरा वाला मूव नहीं हो रहा है। तो ये मूविंग है। जिसके पास एरो है वो मूविंग है, जिसके पास एरो नहीं है वो मूविंग नहीं है। सो ये केस को आप क्या बोलोगे? दिस इज स्टेशनरी ऑब्जर्वर या सोर्स मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। दिस इज ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स। यहाँ पर आवाज बढ़ेगा कि कम होएगा? देखो, सबसे पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा। अगर आपको यही निकालने नहीं आया तो आगे का तो कमाल ही है। फिर इस केस में इट इज लेस, यहाँ पर भी लेस, यहाँ पर भी लेस। ये ऊपर के तीनों केस इंक्रीज वाले हैं, नीचे के तीनों केस डिक्रीज वाले हैं। So what are the two things that we are observing? Na, it can be greater than N, or Na, it can be less than N. तो पहले तो मुझे ये दो केस समझ में आ गया। Na is less than N, ठीक है, ये मेरे दो केसेस हो गए। नाउ जब मेरा Na N से बड़ा होगा, Na N से बड़ा होगा, नाउ प्लीज हैव अ लुक एट दिस ब्रैकेट। तो ये जो ब्रैकेट है, कहना इसे, इस ब्रैकेट का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। एंड जब Na लेस देन N होगा, यानी ये नीचे वाले तीन केसेस, इसमें इस ब्रैकेट का वैल्यू लेस देन 1 आना चाहिए। ये लाइन समझ में आई क्या आपको? इफ यू आर सेइंग Na इज ग्रेटर देन N, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 से बड़ा होगा, तभी तो Na ग्रेटर हो सकता है ना। अगर ये ब्रैकेट 1 से छोटा होगा तो आपका Na का आंसर N से बड़ा नहीं आ सकता भाई। बात समझ में आ रही है क्या सबको? क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? अभी वेलोसिटी के टर्म्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, चलिए। सो न्यूमरेटर VBO, denominator VBS. So this is VBO, VBS, VBO, VBS, VBO, VBS, VBO, VBS. तो बेसिकली ये पार्ट हर एक फॉर्मूला के लिए सेम होता है। अलग ये होता है कि मुझे कहाँ पर प्लस साइन डालना है और कहाँ पे माइनस साइन डालना होता है। दैट इज द ओनली पॉइंट विच विल फाइनली मेक अस आइदर करेक्ट और इनकरेक्ट। चलिए आप प्लीज ध्यान से देखिए। केस 1, द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, the observer is stationary, because the observer is stationary, bo का वैल्यू 0 है, तो ऊपर कुछ नहीं होगा। नीचे देखिए, source is moving towards the observer, so Na is greater than N. If Na is greater than N, that means I want this number to be more than 1. ऐसा कब होगा? जब न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो ये कंडीशन कब मिलेगा?
then the numerator is greater than the denominator. और न्यूमरेटर को बड़ा डिनोमिनेटर का छोटा कैसे करेंगे? माइनस साइन डाल के। बोलो भाई, पूरी स्टोरी का मॉरल समझ में आया क्या? माइनस साइन क्यों डाला, ये आपको बात समझ में आई क्या? बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो, यस नो। एक बार और, अभी और 5 बार और होने वाला है ये, 5 बार और होगा, दिमाग खुला रखो बस। अब इधर देखो, सोर्स है, ऑब्जर्वर है, कौन स्टेशनरी है? सोर्स है, ऑब्जर्वर है, कौन स्टेशनरी है? सोर्स स्टेशनरी है, तो Vs के जगह पे आएगा 0। Vs का वैल्यू 0 है ना। So now look at your expression, Na is equal to V0V, इधर मुझे साइन डालना है n. I want this number to be greater than 1. Look at the case, Na is greater than n. अपने को Na n से बड़ा मिलना चाहिए। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तभी होगा जब आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। न्यूमरेटर को बड़ा करने के लिए मैं प्लस साइन डालूं कि माइनस साइन डालूं? आगे बात समझ में? सो न्यूमरेटर में प्लस साइन। चलिए नेक्स्ट केस में आते हैं, यहां पर आइए। नाउ दिस इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, ये दोनों केसेस का कॉम्बिनेशन हो रहा है। आप ऐसा भी बोल सकते हो, v और v कट हो गया ऊपर नीचे, न्यूमरेटर बढ़ना चाहिए, डिनोमिनेटर कम होना चाहिए। सो न्यूमरेटर कैसे बढ़ेगा? प्लस साइन से। डिनोमिनेटर कैसे कम होगा? माइनस साइन से। वी आर जस्ट कंबाइनिंग दीज टू केसेस टू गेट दिस थर्ड केस। Okay, please have a look over here. Source is moving away. When the source is moving away, apparent frequency will be less than the actual frequency. So in this situation, ये जो मेरा ब्रैकेट है, ये less than 1 आएगा। less than 1 आएगा मतलब न्यूमरेटर छोटा, तो यहाँ का कंडीशन देखिए क्या है? न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। ओके, सो यहाँ पर ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, तो VO इज 0। तो ऊपर है मेरे पास V, नीचे है VBS, एंड आई वांट द डिनोमिनेटर टू बी बड़ा। नाउ टेल मी व्हिच साइन शुड आई पुट ओवर हियर? डिनोमिनेटर में कौन सा साइन डालूं? प्लस साइन। डिनोमिनेटर बढ़ाना है तो प्लस साइन लगाना है। अरे समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। ये केस देखिए, सोर्स स्टेशनरी है, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है। सोर्स स्टेशनरी है, Vs क्या हो गया? Vs हो गया 0, V 0 है मेरे पास, और ये दूर जा रहा है, तो मुझे Na कम मिलना चाहिए n के कंपैरिजन में। सो न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, तो इधर तो V है, इसको छोटा करना है। V से छोटा कैसे करूंगा? माइनस साइन डाल के। ओके, लास्ट वाला केस देखिए, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू केसेस। फिर से आपका V और V कट हो जाएगा, न्यूमरेटर छोटा करना है, डिनोमिनेटर बड़ा करना है, एंड देयरफॉर दीज आर माय साइंस। So we will have to take the components. They will tell you the axis, and उसमें भी वो horizontal axis बोलते हैं। तो horizontal में देखिए क्या होगा, इसको आप प्रोजेक्ट करो नीचे। Adjacent side is cos component. So this term, it will be Vs cos theta.
सिमिलरली इसको प्रोजेक्ट कीजिए एक्स एक्सिस पे, तो ये जो आपका टर्म है यहाँ पे, दिस इज VO cos, so VO cos theta 1, VS sorry, and this is V0, yeah, VO cos theta 2. Now this is my VS and this will act as VO. अब आपका बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ये कौन सा केस हुआ? सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो वी विल यूज द सेम फॉर्मूला, बट उधर Vs के जगह पे ये वैल्यू V0 के जगह पे ये। सो ये एक आपको वेरिएशन दे सकते हैं। अब इसमें एक ट्रिक क्वेश्चन देखिए, ट्रिक क्वेश्चन कैसा होता है। ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर गोल घूम रहा है। So what is the change in its frequency? Yes, this is to be applied only when the angles are given. If they are moving along the same straight line, then we don't have to do this. ये देखिए, ये वाला केस देखिए। So what is the difference in their frequency? Difference in frequency को बोलते हैं beats. So beats is the difference in frequencies. So beats is basically आपका n minus na या na minus n, जो भी बड़ा माइनस छोटा। तो अब आप देखो, एक्चुअली इसका डिस्टेंस तो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इधर na माइनस n माइनस na, उसको हमेशा वही फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स रीचिंग will always be the same since it is moving along a circle. अपने दिमाग में क्या था, अरे हाँ मूव हो रहा है वो, तो उसको अलग सुनाई देगा, नहीं, बट उसका डिस्टेंस हमेशा सेम है। या फिर ऐसा कुछ केस कि सोर्स है, ऑब्जर्वर है, बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड, तो ऐसे केस में आपको जो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी है वो जीरो मिलेगा। बेसिकली देयर इज नो रिलेटिव मोशन। सो ये ट्रिक क्वेश्चंस हो जाते हैं, बड़ा क्वेश्चन बड़ा कुछ देगा एंड फाइनली द आंसर विल कम आउट टू बी जीरो। सो स्टूडेंट्स,